हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या देव एक्सीलरेटर के शेयर यानी देवेक्स के शेयर को अभी सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और जो लोग अभी इस शेयर को बाई करना चाहते हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, यानी कि ये कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, यानी यह देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। इस कंपनी को ज्यादातर लोग देव एक्स के नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2017 में। और यह कंपनी क्या करती है, सीधी सी बात है, यह लोगों को फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस देती है। मतलब अगर कोई बिजनेस है, स्टार्टअप है या कोई बड़ी कंपनी है जिसे ऑफिस की जरूरत है, तो यानी यह कंपनी उनके लिए कोवर्किंग स्पेस से लेकर पूरी तरह से कस्टमाइज ऑफिस तक सब कुछ प्रोवाइड करती है। अब देखो, आजकल काम करने का तरीका बहुत बदल गया है। लोग रिमोट काम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम आते हैं, कुछ लोग हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं। तो ऐसे में हर बिजनेस को अपने हिसाब से ऑफिस स्पेस चाहिए होता है। देवक्स यहीं पर काम आता है। यह आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जितनी जगह चाहिए, जैसे चाहिए, जितने टाइम के लिए चाहिए, सब कुछ आपके हिसाब से देता है। अब अगर बात करें इनकी प्रेजेंस की, तो देवक्स अभी इंडिया के बड़े बड़े शहरों में फैल चुका है, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे वगैरह। अभी के टाइम पर यानी 31 मई 2025 तक इनके पास 11 शहरों में 28 सेंटर्स हैं, और इन सब में मिलाकर के टोटल 14,144 सीट्स हैं। यानी इतने लोग एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं। इनका पूरा ऑफिस स्पेस जो ये मैनेज करते हैं वह करीब 8.6 लाख स्क्वायर फीट है, या काफी बड़ा स्केल है। अब देखो, ये कंपनी यही नहीं रुक रही है। मतलब अभी जो सेंटर चल रहे हैं वह तो है ही, लेकिन कंपनी का अगला कदम और भी एक्साइटिंग है। इन्होंने हाल ही में 3 नए सेंटर्स के लिए LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हैं। अब इसका मतलब यह है कि इन तीनों जगहों पर सेंटर्स खोलने का प्लान पक्का हो गया है, बस काम शुरू होने वाला है। और सबसे खास बात पता है क्या है, इन 3 में से एक होने वाला है देवेक्स का पहला इंटरनेशनल सेंटर, वह भी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब यह कंपनी इंडिया से बाहर भी अपने पैर जमा रही है, जो कि एक बड़ा स्टेप है किसी भी इंडियन कंपनी के लिए। इसके अलावा इंडिया में भी एक्सपेंशन चालू है। इन्होंने सूरत में भी एक नई जगह ली है, मतलब वहाँ भी एक नया सेंटर जल्द शुरू होने वाला है। अब अगर इन सब अपकमिंग सेंटर की बात करें तो यह मिलाकर 11,500 सीट्स प्रोवाइड करेंगे, और कुल मिलाकर के करीब 8.97 लाख स्क्वायर फीट की जगह में फैले होंगे। तो साफ है कि यह कंपनी अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक नहीं सीमित रहना चाहती, वह इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों जगह एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। अब देवेक्स का काम सिर्फ जगह देने तक ही नहीं रुकता, यह मैनेज्ड ऑफिस भी देते हैं। मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी है, MNC है या SME है, और उसे पूरा ऑफिस सेटअप चाहिए, फर्नीचर से लेकर डिजाइन तक सब कुछ, तो देवेक्स वह भी प्रोवाइड करता है। और हाँ, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है नेडल एंड थ्रेड डिजाइन LLP। यह कंपनी स्पेशली डिजाइन और एग्जीक्यूशन का काम करती है, यानी आपके ऑफिस की डिजाइनिंग से लेकर उसे पूरा सेटअप करना, ये सब ये हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल देवेक्स वह कंपनी है जो आज के जमाने के हिसाब से बिजनेसेस को वह सारे ऑफिस स्पेस सोल्यूशन दे रही है जिसकी उन्हें जरूरत है, वह भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन के साथ। अब अगर बात करें इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस इंडस्ट्री का क्या सीन चल रहा है, तो देखो, आजकल वर्क कल्चर काफी बदल चुका है। पहले लोगों का काम करने का तरीका बहुत ट्रेडिशनल था, एक फिक्स ऑफिस, फिक्स टाइम, सब कुछ बहुत रिजिड। लेकिन अब चीजें काफी फ्लेक्सिबल हो गई हैं। अब कंपनी चाहती है कि उनके पास ऐसी जगह हो जहां से वो अपनी टीम को आसानी से मैनेज कर सके, चाहे वह रिमोट काम कर रहे हो या हाइब्रिड मॉडल हो या फिर टीम ऑन साइट हो। और इसी बदलाव की वजह से फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे वह स्टार्टअप हो, SMEs हो या बड़ी कॉर्पोरेट। सबको अब ऐसा ऑफिस चाहिए जो उनकी जरूरत के हिसाब से स्केल हो सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। अब थोड़ा डेटा की बात करें तो इंडिया का जो टोटल ऑफिस मार्केट है वह करीब 700 से 750 मिलियन स्क्वायर फीट का है। इसमें से अभी 10 से 12% हिस्सा फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है
कि एक्सपर्ट मानते हैं कि 2030 तक यह हिस्सा बढ़कर 20 से 25% तक हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी लोग शहरों में बस रहे हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच रही है, और लोग अब ट्रेडिशनल जॉब की बजाय गिग इकोनॉमी या रिमोट काम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यह डिमांड सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड सिटीज में भी बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रही है। कंपनीज अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में नहीं, बल्कि जयपुर, इंदौर, गुजरात जैसे शहरों में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती हैं। ग्लोबल लेवल पर भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंपनीज अब एजिलिटी यानी फास्ट अडॉप्ट करने वाली एबिलिटी, एम्प्लॉय की कन्वेंस और कम खर्चों में अच्छा ऑफिस सेटअप चाहती हैं। और जब हम एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडिया सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक माना जाता है इस फील्ड में। और यही रीजन है कि कंपनीज जैसे देव एक्सीलरेटर के लिए एक परफेक्ट टाइम है अपने ऑपरेशंस को एग्रेसिवली स्केल करने का। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। देखो, अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें, यानी मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का, तो साफ दिखता है कि कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू यानी कंपनी की कमाई का। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 62% बढ़ा है। मतलब जो इनकम थी उसमें एक बड़ा जंप आया है। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, बल्कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स देने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बचता है उसमें भी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 303% का उछाल आया है। अब सीधे सीधे नंबर्स पर आए तो 2023 में कंपनी को 12.83 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2024 में चीजें सुधरी और 0.43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और फिर 2025 में यह प्रॉफिट बढ़कर 1.74 करोड़ हो गया। तो क्लियरली कंपनी ने सिर्फ टर्न अराउंड ही नहीं किया, बल्कि अच्छी खासे मार्जिन से आगे भी बढ़ी है। अब बात करते हैं कुछ और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की। इसके एसेट्स यानी कंपनी के पास जो टोटल संपत्ति है वह भी हर साल बढ़ रही है। 2023 में यह 282 करोड़ के आसपास थी, फिर 2024 में बढ़कर 411 करोड़ हो गई, और 2025 तक पहुंच गई है 540 करोड़ के पार। मतलब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, कंपनी के पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। और इसके इबिडे की बात करें तो यह एक तरह का प्रॉफिट मेजर होता है जो बताता है कि कंपनी कोर बिजनेस से कितना कमा रही है। 2023 में इबिडा था 29.88 करोड़, जो 2024 में बढ़कर 64.74 करोड़ हुआ, और फिर 2025 में यह पहुंच गया 80.46 करोड़ पर। यानी कंपनी का मेन बिजनेस काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। और फिर आता है नेटवर्थ यानी कंपनी की अपनी टोटल वैल्यू। 2023 में यह सिर्फ 1.22 करोड़ थी, सोचो कितना कम था। लेकिन 2024 में सीधा बढ़कर 28.79 करोड़ हो गया, और फिर 2025 में और दुगने से भी ज्यादा हो गया, 54.79 करोड़ हो गया। और इसके बोरिंग की बात करें तो हाँ, बोरिंग भी बढ़ी है, यानी लोन्स या उधारी बढ़े हैं। 2023 में बोरिंग थी 33 करोड़ के आसपास, 2024 में 101 करोड़, और 2025 में यह बढ़कर 130 करोड़ हो गई। तो हाँ, कंपनी ने ग्रोथ के लिए थोड़ा बोरिंग जरूर बढ़ाया है, लेकिन अगर बाकी इंडिकेटर्स को देखें तो बोरिंग सही जगह पर यूज हुई है, यानी कि इन्होंने जो लोन लिया उसका सही जगह पर इस्तेमाल किया है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। इसके ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका ROCE 25.95% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी भी शेयर का ROCE 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.39 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर अधिक कर्ज है। डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा उधार लिया है और कितना अपना पैसा लगा रखा है। यहाँ यह रेशियो है 2.39, मतलब कंपनी के पास करीब 2.4 गुना ज्यादा डेप्ट है अपनी इक्विटी के मुकाबले, जो कि थोड़ा हाई है। लेकिन यह भी देखना होता है कि उस डेप्ट का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो देखो, अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक है तो यह समझ जाना कि उस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24% है। यह बताता है कि कंपनी अपने टोटल नेटवर्थ से कितना प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ यह वैल्यू है 3.24%, मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ उतना कुछ खास नहीं है। और इसका पैट मार्जिन है 1%। पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, यानी कमाई में से कितना परसेंट सच में प्रॉफिट बचता है। यहाँ यह है 1%, जो बताता है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है लेकिन पॉजिटिव में है। यह भी इस कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका पैट मार्जिन बहुत ही कम है। और इसका इबिडा मार्जिन है 50.64%। इबिडा मार्जिन बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना इफिशिएंटली कमाई कर रही है बिना इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे को हटाए। 50.64% एक अच्छा नंबर है। इसका मतलब है कंपनी का कोर बिजनेस काफी मजबूत है।
तो कुल मिलाकर यह सारे नंबर हमें यह बताते हैं कि देव एक्सीलरेटर ने जो ग्रोथ की है उसमें काफी पोटेंशियल है, लेकिन कुछ एरियाज में कंपनी को ध्यान देना जरूरी है। जैसे कंपनी के ऊपर डिप्ट अधिक है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो कंपनी का फंडामेंटल इसी वजह से थोड़ा वीक नजर आ रहा है। चलो अब बात करते हैं इस कंपनी की ताकतें यानी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि कंपनी की रेवेन्यू यानी कमाई बहुत जल्दी बढ़ रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो उस साल रेवेन्यू था लगभग 699 लाख, लेकिन 2 साल बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह बढ़कर 1588 लाख तक पहुंच गया। मतलब कंपनी ने हर साल करीब 50% की ग्रोथ बनाए रखी है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। अब बात करते हैं उनके ऑफिसेज की ऑक्यूपेंसी रेट की, मतलब जितनी जगह उन्होंने दी है उसमें से कितनी जगह लोगों ने इस्तेमाल की। यह रेट हमेशा 80% से ऊपर रहता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो यह बढ़कर 87.6% तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि उनके स्पेस की डिमांड बहुत अच्छी है और कंपनी अपने अवेलेबल स्पेस का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रही है। फिर एक बड़ा रीजन जो इस कंपनी को बाकी कंपनी से आगे ले जाता है वह है उनके प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज। यह लोग इस सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके पास जो एक्सपीरियंस है उससे कंपनी को अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं उन रिस्क या चैलेंजेस की तरफ जो इस कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का काम ज्यादातर लीज्ड प्रॉपर्टीज पर चलता है, मतलब वो जमीन या बिल्डिंग खुद की नहीं रखती बल्कि किराए पर लेती है। तो अगर लीज एग्रीमेंट में कोई दिक्कत आ जाए या लीज खत्म हो जाए तो ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ जो लैंडलॉर्ड होते हैं उन्हें कुछ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स लेने होते हैं, जैसे कि हेल्थ या फायर सेफ्टी के एनओसीज। अगर लैंडलॉर्ड यह अप्रूवल समय से नहीं ले पाते तो कंपनी को पेनाल्टीज या लीगल दिक्कतें हो सकती हैं या सेंटर को भी बंद करना पड़ सकता है। इसलिए यह एक बड़ा रिस्क रहता है। फिर आता फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी बोरिंग यानी लोन्स लिए हैं। ज्यादा लोन्स लेने का मतलब यह भी है कि रिपेमेंट का दबाव रहता है और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया तो कंपनी के लिए मुश्किल हो सकती है। मतलब पैसों का खर्चा बढ़ सकता है जिससे प्रॉफिट कम हो सकता है। और सच तो यह है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी थोड़ा लिमिटेड है, मतलब कि पिछले सालों में कंपनी को नुकसान भी हुआ है और यह बात इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय हो सकती है क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना जरूरी होता है। एक और बात यह कि अभी तक कंपनी ने रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में कोई डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसों का रिटर्न डिविडेंड के रूप में नहीं मिला और आगे भी यह तय नहीं है कि कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं। अंत में रेगुलेटरी रिस्क भी है। कई बार अप्रूवल्स में डिले आ जाता है या कंप्लायंस रूल्स में बदलाव आ जाते हैं। ऐसे में कंपनी की ग्रोथ प्लान्स प्रभावित हो सकते हैं और ऑनगोइंग ऑपरेशन भी मुश्किल हो सकते हैं। तो ओवरऑल यह रिस्क बताता है कि इस कंपनी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे लीज पर डिपेंडेंसी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स की दिक्कतें, फाइनेंशियल प्रेशर और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग अभी इस शेयर को बाई करना चाह रहे हैं क्या उनको अभी यह शेयर बाई करना चाहिए या नहीं, इस चीज को चलिए समझते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो यानी कुछ दिनों के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट किए थे तो आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा होगा तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर वहीं पर होल्ड करने का सोच रहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज अधिक है और पैट मार्जिन भी केवल 1% है, तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि कंपनी अपने कर्ज को कम कर पा रही है या नहीं और पैट मार्जिन को बढ़ा पा रही है या नहीं। तो इस चीज को आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप इस शेयर को बाई करना चाह रहे हो तो बाई करने से पहले इसकी पी रेशियो को इसके इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन करके देख लेना। अगर इसका पी रेशियो इसके इंडस्ट्री पी रेशियो से कम होगा तो यानी कि सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो बाई कर सकते हो। कंपनी ठीक है लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज है और पैट मार्जिन भी कम है तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सेफ हो सकता है। और अगर कंपनी अपने कर्ज को और कम कर पाती है नेक्स्ट क्वार्टर तक तो एक अच्छी बात रहेगी इस कंपनी के लिए। वहीं पर अगर आप थोड़े दिन के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत रिस्की रहता है कि तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि तो आपको बहुत ज्यादा लॉस, क्योंकि क्या होता है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद इसका शेयर प्राइस कुछ दिनों तक बहुत तेजी से ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।